Good morning student, I am ANSHUL Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss a new topic of genetics, and the name of topic is pedigree analysis. So in this video we are going to discuss what is pedigree analysis and how it is performed. But before we have to understand what is the need of pedigree analysis. Pedigree analysis की ज़रूरत क्यों और कहाँ पड़ती है. सो कहाँ पढ़ती है, इसका जवाब है ह्यूमन जेनेटिक्स. ह्यूमन जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस. जेनेटिक्स या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमंस में इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसको हम ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं. एंड द पॉइनियर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स वाज सर आर्की बेलार्ड कैरॉट. 1909 में 1909 में सर आर्की बेलार्ड ने ये बता दिया था कि ह्यूमंस में बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एंड उन्होंने कहा था दे आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स द डिसऑर्डर दैट आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स. तो इन 1901 मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी के अगले ही साल सर आर्की बेलार्ड ने हमें ये बता दिया था कि इन ह्यूमंस देर आर सम डिसऑर्डर्स लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स एंड दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर generation according to the principle proposed by Mendel. So it is a very significant discovery in the field of human genetics in 1901, but after the discovery of Sir R.K. Ballard, for a very long time period, no significant work was done in the field of genetics, in the field of human genetics. इनके वर्क के बाद ह्यूमन जेनेटिक्स के फील्ड में काफ़ी लंबे समय तक कोई भी काम नहीं हो पाया, और उसका सीधा सा रीज़न था, the reason is human is not a good genetic material. That means human being किसी भी जेनेटिक स्टडी के लिए एक अच्छा टेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है. हमने बात करी थी मेंडल के वर्क के बारे में, हमने कहा था ही सेलेक्ट द पी प्लांट एंड गेट सम ऑफ द एडवांटेजेस. हमने मॉर्गन के बारे में बात करी, हमने कहा ही सेलेक्ट द ड्रोसोफिला एंड बाय सेलेक्टिंग द ड्रोसोफिला ही गेट सम ऑफ द एडवांटेजेस. दैट मीन्स पी प्लांट एंड ड्रोसोफिला आर वेरी गुड test organism for the genetic study, but human is not a good test organism for genetic study. And the reasons are, the first reason is this: in humans controlled breeding programs are not possible. In the case of pea plant, अगर आपने स्टडी करना है कि हाइट ऑफ प्लांट की इनहेरिटेंस आपने स्टडी करनी है, तो आप अपने डिज़ायर्ड करेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा सकते हो, आप एक टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस करा सकते हो. देयर इज़ नो सोशल हिंड्रेंस. बट इफ़ इन द केस ऑफ ह्यूमंस यू वांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर करेक्टर, तो इस इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए आप अपनी इच्छा से किन्हीं दो ह्यूमन के बीच में मैरिज या क्रॉस नहीं करा सकते. दैट मीन्स इन द केस ऑफ ह्यूमंस द कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट लाइक इन पी, इन ड्रोसोफिला, दे आर नॉट पॉसिबल. That is why human genetics remain untouched for a long time period. The second is human has a very long life span. Human का लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा है, और ह्यूमन की जेनेटिक्स को स्टडी भी एक ह्यूमन ही करेगा. दैट मीन्स अ ह्यूमन साइंटिस्ट कैन ओनली स्टडी मोर देन अराउंड 3 जनरेशन. एक ह्यूमन के करेक्टर की स्टडी करते समय कोई भी साइंटिस्ट मैक्सिममली 3 जनरेशन तक करेक्टर की इनहेरिटेंस को फॉलो कर सकता था. सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि ह्यूमन इज़ नॉट अ गुड जेनेटिक मटीरियल. एंड द लास्ट रीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ अ मीटिंग बिटवीन द 2 ह्यूमन, द ऑफस्प्रिंग दैट आर रिजल्टिंग फ्रॉम दैट मीटिंग, उनका नंबर बहुत कम होता है. आपको पता है पी प्लांट के केस में अगर एक टॉल और डॉफ पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था मेंडल ने, तो उसको हज़ारों ऑफस्प्रिंग मिले थे. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन, बाय अ मैरिज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, द नंबर ऑफ offspring can be maximally to 5 to 6. So the sample size from a cross is very small, and that is why इस छोटे से sample size के ऊपर हम statistical tools को use नहीं कर सकते. So these are the 3 reasons. Due to these 3 reasons, human was found to be not a good genetic material. और जब human एक अच्छा genetic material नहीं था, और इसी वजह से human genetics की फील्ड में 1909 में इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी कोई खास काम नहीं किया जा सका. इन सारे रीज़न से हमें एक चीज़ क्लियर कट समझ में आती है बच्चों कि इन ह्यूमंस द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट क्रॉस कराने के बाद ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टर कैसा दिखाई देगा, ये चीज़ पॉसिबल ह्यूमंस में नहीं है. एंड दैट इज़ वाई एज अ अल्टरनेटिव ऑफ दीज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ह्यूमन, द साइंटिस्ट डिवाइज द पेडिग्री एनालिसिस. द पेडिग्री वर्ड मीन्स, अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में इसका मतलब होता है वंशावली. दैट मीन्स आप, आपके माता पिता, उनके माता पिता, दिस इज़ योर पेडिग्री, दिस इज़ योर वंशावली. एंड एनालिसिस दैट मीन्स एनालाइज करना. सो इफ़ यू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ योर फैमिली, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ योर फैमिली. सो एनालिसिस ऑफ पेडिग्री, एनालिसिस ऑफ योर
different generations, your different ancestor, is called pedigree analysis, and it is a very good alternative of controlled breeding experiments in human genetics. क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स में हम कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, हम ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिटेंस को ट्रेस नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर की, तो इसकी जगह पे हम एंसेस्टर में पिछली जनरेशन्स में कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं. दिस एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और you can say the inheritance of a particular trait in different generation of a family is called pedigree analysis. So from here you get the answer of the question why pedigree analysis is needed and where it is needed. It is needed in human genetics, and it is needed as an alternative of controlled breeding experiments. When you do the pedigree analysis of a family, for the knowing that inheritance of a particular trait, you get a pedigree chart or a tree. जब आप किसी भी फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चार्ट या फिर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम फैमिली ट्री या पेडिग्री ट्री भी बोल सकते हैं. एंड दिस ट्री इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग. इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंबल्स एंड लाइन्स. इन द पेडिग्री चार्ट और इन अ पेडिग्री ट्री, द सिंबल रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल्स एंड द लाइन्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स. उन इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो लाइन से रिप्रेजेंट होगा, और किसी कैटेगरी में जो इंडिविजुअल्स हैं, उस वंशावली में जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. सो व्हाट आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन पेडिग्री, वी विल डिस्कस नाउ. So in a pedigree chart, different symbols are used. In a pedigree chart, a square represents a male. A male is represented as a square. A circle represents a female. A oblique circle represents a sex unspecified. दैट मीन्स अगर आप किसी फैमिली की स्टडी कर रहे हो और अगर आप वहाँ पर कोई ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जिसको आप मेल और फीमेल किसी भी तरीके से रिगार्ड नहीं कर सकते, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द पेडिग्री चार्ट एज अ ऑब्लिक्यू सर्कल, द सेक्स अनस्पेसिफाइड. द सर्कल विद अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ कैरियर फीमेल. The carrier female is a female that don't show that trait. For suppose you are doing the pedigree analysis for the trait hemophilia, तो अगर आपको कोई ऐसी फीमेल मिलती है जिसमें हीमोफीलिया डिजीज़ दिखाई नहीं दे रही बट वो उस करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर सकती है, सो दैट फीमेल विल बी रिगार्डेड एज अ कैरियर फीमेल. इट इज़ कैरिंग द डिजीज, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट इन बिटवीन द सर्कल. In a pedigree chart, if you get the 5 individual that are unaffected इन अ सिंगल जनरेशन, एक ही जनरेशन में आपको 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल मिल जाते हैं, तो यू विल ड्रॉ ऑब्लिक्यू स्क्वायर और उसके बीच में आप 5 लिख देंगे. सो दिस काइंड ऑफ ऑब्लिक्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स. अ हॉरिजॉन्टल लाइन connecting a male and a female, this horizontal line in a pedigree chart represents a mating, or you can say the marriage. A vertical line arising from a horizontal line represents the offspring. For suppose एक मेल और एक फीमेल के बीच में मैरिज हुई और उनकी पहली संतान एक बेटा और दूसरी संतान एक बेटी हुई. सो दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम अ मेटिंग लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग भी लेफ्ट साइड में फर्स्ट बर्थ, देन उसके राइट में अनदर बर्थ लिखते चलेंगे. तो दिस विल बी द फर्स्ट बर्थ, देन दिस इज द सेकंड बर्थ, एंड उससे आगे भी अगर बच्चे होते हैं तो वो लेफ्ट राइट साइड में ऐड करते चले जाएंगे. सो दिस विल रिप्रेजेंट द ऑफस्प्रिंग्स. While doing the pedigree analysis, if you found a male with a character, with the disease, with the genetic disorder, so you will draw the square and then shade the square. So this shaded square represents the affected male, the shaded circle will represent the affected female, and the shaded oblique square represents the affected sex unspecified. That means the shaded, these symbols represent the affected individual, and unshaded symbols represents the normal individuals. Shaded square, that means affected male, unshaded square, that means the unaffected male. There are two kinds of twins appears in humans. One is known as monozygotic twins and one is known as dizygotic twins. Mono means single, zygote means zygote. That means the two twins that are developed from a single zygote, they are called monozygotic twins or identical twins. So अगर पेडिग्री एनालिसिस करते समय, दैट मीन्स किसी फैमिली की जनरेशन्स को स्टडी करते समय कहीं पे आपको ट्विंस दिखते हैं, तो पेडिग्री चार्ट में आप ट्विंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. This symbol is used for the monozygotic twins. Always remember, monozygotic twins are either female or either male. या तो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, कभी भी भाई बहन monozygotic twins नहीं होते. The dizygotic twins, that means the twins that are developed from the two different zygotes, they are represented like this in a pedigree chart.
So the monozygotic twins and the dizygotic twins are represented differently in the pedigree chart. Sometime in humans the marriage or the mating between the relatives occurs. So mating between the relatives in humans, the normal mating is represented by a single horizontal line, but a mating between the relative is represented by a double horizontal line. So these are the symbols that are generally used in pedigree analysis to draw a pedigree chart. Now let's see what kind of chart we get by using these symbols. So by using these symbols you get these kind of pedigree chart. In this pedigree the squares represents the male and circle represents the female. A horizontal line connecting a male with a female stands for mating. The vertical line extending downward from the couple represents the children's and subsequent generations. These are for written underneath the parental generation. That means parental generation के नीचे जो है आगे आने वाली generation को लिखा जाता है. So you get this pedigree chart. You can see there are 3 generations: first generation, second generation, and the third generation is there. The oldest individuals are found at the top of the pedigree and the youngest individuals are found at the bottom of the pedigree. So this is the pedigree analysis, and these are the symbols of pedigree analysis that are used in human genetics as an alternative of controlled breeding experiment. So finally we can say that the pedigree is a visual tool for the documenting the biological relationship in families and determining the mode of inheritance of genetic disorder. किसी भी फैमिली में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करने का एक तरीका है पेडिग्री एनालिसिस. कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, इसको हम डॉक्यूमेंट कर पाते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो फॉलो द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन अ फैमिली ऑफ एनी करेक्टर. किसी फैमिली में कोई करेक्टर किस तरह से इनहेरिटेड हो रहा है इसके बारे में पता चल जाता है. इन दिस पेडिग्री यू कैन सी द शेडेड स्क्वायर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द अफेक्टेड मेल. सो यू कैन सी दिस मेल इज अफेक्टेड एंड दिस मेल ट्रांसमिटेड दिस डिजीज टू इट्स son. So this is the way how the pedigree analysis is studied. Thank you very much for watching the video. In further videos we will discuss about the different patterns of pedigree analysis.